तो फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी। सरकार के आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। 5 बजे के बाद भी खुले नजर आए सरकारी कार्यालय। 6:30 बजे तक होता रहा रजिस्ट्री का काम। दिन भर सर्वर बंद होने का बनाते रहे बहाना। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 5 बजे के बाद होता है अवैध रजिस्ट्रियों का काम। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 5 बजे के बाद भी खुले नजर आए सरकारी कार्यालय। 6:30 बजे तक होता रहा रजिस्ट्री का काम। दिन भर सर्वर बंद होने का बहाना बनाते रहे। 5 बजे के बाद होता है अवैध रजिस्ट्रियों का काम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो दिन भर सर्वर बंद होने का बहाना बनाते हैं। 5 बजे के बाद अवैध रजिस्ट्री का काम शुरू किया जाता है। बड़ी जानकारी फरीदाबाद से। सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। 5 बजे के बाद भी खुले नजर आए सरकारी कार्यालय। तो दिन भर सर्वर बंद होने का बहाना बनाते हैं। 5 बजे के बाद अवैध रजिस्ट्रियों का काम शुरू होता है। बड़ी जानकारी फरीदाबाद से आपको बता दें। हरियाणा सरकार के नए साल में होने वाली दूसरी कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में बारिश ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की मुआवजे की राशि भी मंथन किया गया। मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर चर्चा की गई। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल शामलात, जमीन पर गौशाला स्थापित करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रस्ताव समेत कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। साथ ही कहा है कि जमीन एक्ट एजेंडे आयुष पद्धति से इलाज को मंजूरी मिली है और 3 एजेंडे को दोबारा से रिवाइज करने के निर्देश भी दिए हैं। वो भी काफी क्योंकि लंबे गैप के बाद हुई है, तो वो संख्या भी 36 थी। 36 में से 3 एजेंडा ऐसे थे जिसमें कुछ न कुछ दोबारा से उसको रिवाइज करके लाने की बात है, तो उनको रेफर किया गया है। दोबारा से आएंगे। 33 एजेंडा में जो महत्वपूर्ण है उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। कुछ फॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिसकी चर्चा करने के बाद आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि हमारा जो विलेज कॉमन लैंड एक्ट है 1964 का, उसमें संशोधन किया है और उसके संशोधन का आज विचार किया। एक्ट में ही संशोधन विधानसभा में आएगा बाद में। जो गौचरान की जमीनें हैं, उन गौचरान की जमीनों को गौशालाओं के लिए अगर कोई भी ग्रुप है, कोई गौशाला पहले से चल रही है या कोई और संस्था लेना चाहती है, तो उसके लिए प्रावधान किया है। 5100 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 20 वर्ष तक के फटे तक वो ली जा सकती है। पहले अवधि बहुत कम होती थी, इसलिए लोग देते नहीं थे। कम अवधि के बाद फिर पंचायतें नोटिस निकालती थी, खाली करो, दोबारा ऑक्शन करेंगे, ये वो ऐसा नहीं। लेकिन गौशाला कोई बनेगी तो कम से कम 20 साल उनको चाहिए, तो उसका जो प्रावधान किया है, टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया, राशि भी बढ़ाई है। पहले 1000 रुपये एकड़ थी, अब 5100 रुपये एकड़ कर दी। कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए मेडिकल जो एड मिलती है, जो फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी में अभी तक एलोपैथी का ही रिइंबर्समेंट होता था, हॉस्पिटल्स के जो इलाज का। अब उसमें आयुष पद्धति से भी अगर कोई इलाज कराएंगे, उसका भी रिइंबर्समेंट का पैसा उनको मिलेगा। इससे आयुष को भी प्रमोट होगा और आयुष के साथ जो पद्धतियां होती हैं वो बहुत कई बार कारगर होती हैं। तो बहुत से जो कर्मचारी हैं शायद इसी कारण से वहां नहीं कराते थे कि उनको रिइंबर्समेंट नहीं होती थी। रिइंबर्समेंट होगी तो आयुष पद्धति को भी प्रमोशन मिलेगा और लोगों को चिकित्सा की नई पद्धति ये भी मिलेगी। हमारे यहाँ जो बड़े शहर हैं, नगर निगम जो हैं, उसमें पहले से 3 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज बनी हुई हैं। गुरुग्राम की जीएमडीए, फरीदाबाद की एफएमडीए और पंचकुला की पीएमडीए। अब हमने सोनीपत की जो घोषणा की थी उसको भी आज विधिवत निर्णय ले लिया गया, एसएमडीए, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी।
जो रैशनलाइजेशन का एक आयोग हमने बनाया है, उसको भी विधिवत आज पोस्ट फैक्टो जैसे मिलती है मंजूरी, वो हमने दी है। और रैशनलाइजेशन जो आयोग है, उसके माध्यम से 6 महीने का समय उनको दिया है कि जितने विभाग हैं, बोर्ड है, कॉर्पोरेशन है, उसमें जो एम्प्लॉइज हैं उनकी संख्या कहाँ ठीक है, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ पोस्ट की सैंक्शन है। या जैसा अब समय परिवर्तन के साथ टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई विधाएं आ गई हैं, बहुत से विभागों का काम बढ़ गया है, कई विभाग ऐसे जो मर्ज हो गए हैं, तो उस प्रकार से एम्प्लॉइज की रैशनलाइजेशन का जो आंकड़ा है वो 6 महीने के अंदर देंगे। उनके आयोग के जो चेयरमैन हैं श्री राजन गुप्ता, उनको लगाया गया है। एक काम और दिया उनको कि एक रिपोर्ट बना करके देंगे जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जिसकी हमने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसका लागू कर दिया अपने यहाँ, हमारे यहाँ भी लागू नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी इसी महीने वो देने वाले हैं कि किस किस विभाग में, क्योंकि अब हर विभाग की, हर काडर की अलग से ये प्रमोशन होगी, प्रमोशन यानी रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो काडर वाइज होगी, उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने इस महीने में उनको देनी है। हम देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग वर्क्स है हमारे, उसमें क्वालिटी का बड़ा इशू आता है। इसके लिए एक घोषणा की थी हमने, क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी, उसको विधिवत आज मंजूरी मिल गई है। बिल्डर्स के नाते से जो लोग लाइसेंस लेते हैं, मेनली तो गुड़गांव में ज्यादा है, फैजाबाद में ज्यादा है, लेकिन प्रोजेक्ट्स कई बार लाइसेंस लेके शुरू कर देते हैं, बाद में किन्हीं कारणों से डिले होता है। लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं। उन नियमों में खास करके उनके ऊपर जो पेनल्टी लगती है, पेनल्टी भी समय पर चुकाते नहीं है। अब उसमें उनका कहना होता है कि डिपार्टमेंट का दोष है, डिपार्टमेंट का कहना उनका दोष है। धीरे धीरे हम पॉलिसीज के माध्यम से चीजें ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ की पेंडेंसी बहुत अधिक होने के बाद लाइसेंस का जो रिन्यूअल फीस है वो इतना यानी बड़ी मात्रा हो जाती है कि कभी कभी वो भरने में भी असमर्थ हो जाते हैं और दोनों तरफ से स्टक हो जाता है मामला। उनको सबको राहत देने के लिए जिनकी तरफ ज्यादा पैसा हो गया पेनल्टी का, तो जो मूल जुर्माने की राशि है उसमें जुर्माना जो है वो कितना ही हो गया है, तो वन टाइम सेटलमेंट में जिन्होंने कोई पैसा भी भरा नहीं है उनको सिर्फ 25% उसकी राशि देकर, अर्थात टोटल का 125% वो दे करके और खबर फरीदाबाद से, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। इस दौरान सड़क हादसे में घायल युवक व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया। बता दें कि सेक्टर 14 में ऑटो और बाइक में भिड़ंत हो गई थी, जिसके देख मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपनी गाड़ी रुकवाई। गाड़ी से नीचे उतरकर घायलों से हालचाल जाना और मंत्री के साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और ऑटो से घायलों को अस्पताल भिजवाया। फरीदाबाद में करीब 9 माह पहले रात के समय शौच करने के लिए गई बच्ची के दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी, लेकिन अभी तक भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसी को लेकर आज सैकड़ों लोगों ने सेक्टर 12 डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि 9 महीने बीत जाने के बाद भी शौचालय के लिए जिस बच्ची की जान गई, आज वहां पर शौचालय तक भी नहीं बनाया गया। इतना ही नहीं, अभी आरोपी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। प्रशासन के ढुलमुल रवैये से लोगों में भारी नाराजगी है। वहीं एडीसी अपराजित लोगों से ज्ञापन लेकर उन्हें आश्वासन दिया है और जल्द ही इस मामले में कार्रवाई होगी और वहां पर शौचालय का निर्माण किया जाएगा। मेरा नाम रघुवर दयाल है, अध्यक्ष भोजपुरी यहूदी समाज से हूँ मैं। किस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा आपने, क्या कुछ मांगे रही? सर, यहाँ पे आज से पहले 11 अगस्त को आजाद नगर की झुग्गी में एक घटना हुई
एक 11 साल की मासूम बच्ची, वहाँ का शौचालय खराब है, सुलभ शौचालय काफी दिनों से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ की बच्चियों की, वहाँ की महिलाओं को रेलवे ट्रैक पे जाना पड़ता है। रक्षाबंधन वाले दिन उस लड़की के पिता नहीं है। इनकी मांग ये है कि जो भी इसमें अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया जाए और जो शौचालय में कमियां हैं उनको। शौचालय बनाने की मांग भी इन्होंने की है कि शौचालय की वजह से ही वो हादसा हुआ, ऐसा कुछ कह रहे हैं। हाँ, तो अभी मैं ज्ञापन मैंने लिया है, मैं इसको पढ़ती हूँ और सही है तो इस पर कार्रवाई होगी मैम शौचालय के लिए? निजी स्कूल संचालक और किताब विक्रेताओं के बीच सांठगांठ को लेकर अभिभावक के एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी की यहां शिकायत दर्ज कराई है। कई स्कूल संचालक एनसीईआरटी की किताबों में साथ सपोर्टिंग बुक खरीदने के लिए पेरेंट्स को मजबूर कर रहे हैं। कैलाश शर्मा का आरोप है कि महंगे महंगे दामों पर पेरेंट्स को बुक खरीदना पड़ रहा है, जबकि एनसीईआरटी की ही किताबें बच्चों को देने के आदेश है। फरीदाबाद में निजी स्कूल संचालन नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी मुनीश चौधरी का कहना है कि उन्हें शिकायत मिली थी, उसके बाद जिले के सभी निजी स्कूल संचालकों को पत्र लिखा गया। नियमों के अनुसार स्कूल परिसर में किताब कॉपी और वर्दी नहीं बेच सकते। इसके अलावा एनसीईआरटी की किताबों के अलावा सपोर्टिंग बुक लगाने के लिए भी मना किया गया है। यदि आदेश का पालन कोई निजी संचालक नहीं करता है तो उसकी मान्यता रद्द करने के लिए सरकार को लिखा जाएगा। हमारी तरफ से देखो, जैसे ही किसी स्कूल से हमें शिकायत प्राप्त होती है तो हम बीओ को भी करते हैं और हम अपनी टीम भी बनाएंगे। अगर हमें ऐसे मिलेंगे तो फिर हम उनकी मान्यता रद्द करने के लिए लिखेंगे डायरेक्टरेट को। नियम क्या है? नियम तो यही है कि ऐसे बेच नहीं सकते स्कूल प्रीमिसेस में, और ऐसे भी जो भी एनसीईआरटी किताबें हैं वही हैं, बच्चा कहीं से भी ले। ये नहीं है कि जूते वर्दी सब हम अपना स्कूल में ही बेचेंगे, अलाउड नहीं है ऐसे। देखिए, नए साल में स्कूल वाले लूटने का पूरा हथकंडा बनाते हैं। पहले फीस बढ़ा दी और अब उन्होंने किताब कॉपी की दुकान अपने अंदर खोल रखी है, बाहर भी खोल रखी है। नियम साफ है। पंचकुला से शिक्षा विभाग ने आदेश दिए हैं कि सिर्फ स्कूलों के अंदर एनसीईआरटी की किताब लगानी चाहिए, प्राइवेट प्रकाशकों की नहीं लगनी चाहिए। इसकी शिकायत 23 मार्च को हमने फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी की चेयरमैन जो मंडल कमिश्नर है उनसे लिखित में की है। सबूत भी दिया है कि आप इस बात को रोके। रुपये लिखे, ये 245 लिखे हुए, ये 200 लिखे हुए, ये 200 लिखे, इनके बहादुरगढ़ में पुलिस में कार्यरत एक महिला सिपाही इंदू ने संदिग्ध परिस्थिति में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जहरीले पदार्थ सल्फास की वजह से महिला सिपाही की हालत ज्यादा बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए रोहतक के लिए निजी अस्पताल भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। बता दें कि इंदू फिलहाल कोर्ट की गारत में तैनात थी। वह अपने परिवार समेत बहादुरगढ़ के सदर थाने में बने सरकारी क्वार्टर में रहती थी। देर रात उसने संदिग्ध परिस्थितियों में सल्फास का सेवन कर लिया था। परिवार की माने तो उसके सिर में दर्द था, इसी के चलते महिला सिपाही ने दवा के धोखे में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। अब फिलहाल पुलिस ने मृतक महिला पुलिस कर्मचारी की मां के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। लेडी कांस्टेबल थी इंदू, वाइफ ऑफ संजीत, गांव बाड़मेर की रहने वाली थी। इसकी पोस्टिंग अपना कोर्ट गार्ड में थी और रिहायश इसकी थी सदर थाना के अपने सरकारी क्वार्टर में। तो इसकी मां ने बताया है कि इसके सिर में दर्द था और इसने घर में रखी हुई कोई दवाई ली थी, लेकिन वो बाद में पता लगा कि उसने पॉइजन की गलती से कर ली थी।
बहादुरगढ़ में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन से अब कब्जा हटवाया जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 मार्च को आदेश दे दिए हैं। बता दें कि पूर्व विधायक और इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफी सिंह राठी की याचिका पर ये फैसला आया है। साल 2017 में सबसे पहले नफी सिंह राठी ने ये मामला उठाया था। बीजेपी के उस वक्त के मनोनीत पार्षद अशोक गुप्ता पर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा करवाने के आरोप लगे थे। बताते चले कि करोड़ों की सरकारी जमीन का ये मामला विधानसभा तक भी पहुंचा था। बहादुरगढ़ की जनता ने सरकारी जमीन पर कब्जे के विरोध में प्रदर्शन भी किए थे। नवंबर 2017 को मैंने एक मुद्दा उठाया था कि बहादुरगढ़ में 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर सरकार के लोग कब्जा कर रहे हैं और उस बात को लेकर के हमने लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और माननीय हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और इसकी जांच हुई। जांच होने के बाद जांच अधिकारी सुशील सारवाण जी, वो भी हाईकोर्ट के आदेश से जांच करवानी पड़ी। जांच में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रजिस्ट्री कहीं दूसरे नंबरों की है और कब्जा सरकारी जमीन पर दे दिया गया है, जो कि गलत है। और आदेश दिया था नगर परिषद के अधिकारियों को कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने कोताही बरती है। अधिकारियों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। ने भवानीखेड़ा के गांव धनाना में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शामिल हुए और इसी कड़ी में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे। हरियाणा रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए, लेकिन प्रदेश में बीजेपी व जजपा सरकार की गलत नीतियों ने सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया। सरकारी विभागों से 2 लाख के करीब पद खत्म कर दिए। हरियाणा को विकास की बजाय बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। सरकार की सबसे बड़ी विफलता बेरोजगारी है। बेरोजगारी पर कांग्रेस आंदोलन चलाएगी। आगे कहा कि आज बीजेपी पास बनाकर अपने ही लोगों की समस्या सुनने का नाटक कर रही है। इसमें तो देखो वो तो पार्टियां जाने, बीजेपी जाने, जेजेपी जाने, लेकिन हम एक राजनीतिक नैतिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों के साथ धोखा हुआ। मैंने आज सारी बात आपने कही कि ये सरकार लोगों से विश्वासघात करके बनाई गई सरकार, केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाई गई सरकार है और हरियाणा के लोगों का बहुत नुकसान हो गया इसमें। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। आज भ्रष्टाचार की छूट देकर सरकार इनको, ये तो इनका तो भ्रष्टाचार है, लेकिन उससे लोगों को क्या लेना नहीं। कितने लोग हैं जो इनके भ्रष्टाचार से जो अपना जिनको लाभ है, केवल इनको लाभ है। हमारा तो यह इलाका जय जवान जय किसान का इलाका, या तो भारी मानो या टीवी में दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बैठा है और जाकर समर्थन डिक्लेयर कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो हम तो इंतजार कर रहे थे कि आएंगे बीजेपी के खिलाफ मतदान। हरियाणा में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में नए संक्रमितों का आंकड़ा 193 के पास पहुंच गया। अब प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 840 हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण दर 5.13% पर पहुंच गई है। एनसीआर में गुरुग्राम और फरीदाबाद संक्रमण के मुख्य केंद्र बन रहे हैं। इसके अलावा पंचकूला में भी अधिक केस मिल रहे हैं। मंगलवार को यमुनानगर में कोरोना संक्रमित 50 वर्षीय महिला की मौत हुई। रादौर ब्लॉक की रहने वाली महिला को 30 मार्च को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की समिति आईसीएमआर प्रोटोकॉल के तहत महिला का अंतिम संस्कार करेगी। मंगलवार को प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना के 194 नए संक्रमित मिले। इनमें से 140 संक्रमित केवल गुरुग्राम और फरीदाबाद में मिले। पिछले 24 घंटे में आंकड़ा 193 के पार। प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 840। कोरोना संक्रमण दर 5.13% पर पहुंची।
एनसीआर में गुरुग्राम और फरीदाबाद संक्रमण मुख्य केंद्र है। तो पंचकुला में भी मिले अधिक केस। यमुनानगर में कोरोना से एक 50 वर्षीय महिला की भी मौत हुई है। रादौर की रहने वाली महिला को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया था। तो 140 संक्रमित केवल गुरुग्राम और फरीदाबाद में मिले। वहीं इस बीच 114 मरीजों ने कोरोना को मात दी। रिकवरी दर 98.91% और मृत्यु दर 1.01% पर स्थिर है। मंगलवार को 3,178 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। यमुनानगर में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी बीच यमुनानगर के खजूरी की एक 50 वर्षीय महिला की पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिलाधिकारी सिविल सर्जन डॉक्टर वगीश गुटेन ने बताया कि महिला को लंग्स में और सांस लेने में दिक्कत थी। इसके अलावा कुछ और परेशानियां थी, जिसके चलते उन्हें पीजीआई में भी भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। अनफॉर्चुनेटली कल एक 50 वर्षीय एक महिला थी और वो उनको पहले से कोई लंग्स की डिजीज थी, ब्रोंकियल से वो ग्रस्त थी, जिसके चलते वो 30 तारीख को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती हुई थी और कल उनका वहां से इलाज के दौरान देहांत हो गया। इसमें सर यदि बात करें तो अपने हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारी होगी? जी, हॉस्पिटल में भी हमने आइसोलेशन बेड्स बनाए हैं और अगर आईसीयू बेड्स हमने बनाए हैं। अगर जरूरत पड़ती है, वैसे तो ये माइल्ड जो अभी जो ये वेरिएंट है वो माइल्ड है, इसमें ज्यादातर लोग हॉस्पिटलाइज नहीं है, घरों में ही है, घरों में ठीक हो गए हैं। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 100 या इससे ज्यादा की भीड़ वाली जगहों और कार्यक्रमों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में सरकार के नियमों का सख्ती से पालन हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। आज अंबाला के एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने लोगों से अपील करने के साथ साथ चेतावनी देते हुए अगर सरकार के नियमों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। केसेस की वृद्धि हुई है, जिसको देखते हुए हमारे गृह और स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा भी बिल्कुल हिदायतें दी गई हैं कि जहां पर 100 से ज्यादा आदमियों की बंदों की गैदरिंग होती है तो वहां पर जो हमारे कोविड नॉर्म्स हैं उनका पूरा फॉलोअप की जाए। उसके लिए अभी 100 के ऊपर की गैदरिंग के अंदर कोई भी अगर जाता है तो वो इंश्योर करे कि वो मास्क जरूर पहने, नहीं तो उसके खिलाफ फिर जो अप्रोप्रिएट बनती कार्रवाई वो की जाएगी। कोरोना के केसेस की वृद्धि हुई है, जिसको देखते हुए हमारे खबर अंबाला से है, जहां गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने के बावजूद अंबाला अनाज मंडी वीरान पड़ी है। इसका मुख्य कारण बेमौसमी बरसात और पंजाब से आने वाली फसलों पर रोक लगाना बताया जा रहा है। आड़तियों के अनुसार यह बेमौसमी बरसात के कारण किसान परेशान है, वहीं सरकार के फसलों से आड़तियों को भी भारी नुकसान हो रहा है। आड़तियों की माने तो पहले इन दिनों में मंडी में अच्छी चहल पहल हो जाती थी, लेकिन आज जब से सरकार ने पंजाब से आने वाली फसल पर रोक लगाई है तब से ही जिला स्तरीय मंडी वीरान लगने लगी है। एक तो बारिश की वजह से फसलें लेट आ रही हैं, दूसरा सरकार ने जब से पंजाब की फसल आनी इधर बंद कर दी है तो इसलिए मंडियां खुलनी पड़ी हैं सुनसान।
क्या सकते हैं? हम यही कहते हैं कि सरकार ने पंजाब का जो सीमांत किसान है वो खोल देना चाहिए, जिससे मंडियों में रौनक बढ़े।